Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the third part of 29 June shift 1 questions which are asked in JEE में 2022 और हमने 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए थे। तो उसका आप अगर आपने देखा नहीं है तो उसका पार्ट 2 देख लेना आप लोग। तो हम 21st क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं और इस जुलाई वाले शिफ्ट में अगर आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं JEE का, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एज ए सोर्स ऑफ रिवीजन काम आएंगे और आपको यही पता चलेगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि JEE की नज़रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको वो लोग रिपीटेडली पूछना पसंद करते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में, है ना, जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो उन लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चंस। और अगर जो भी बच्चे अभी 11th में या फिर 12th में, मतलब जो नेक्स्ट ईयर के लिए 11th 12th में हैं, जो नेक्स्ट ईयर को एम कर रहे हैं JEE के लिए, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी देख लो, अगर आपका टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है और अगर आपने नहीं टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो बाद में देख लेना, पर ये वीडियोज आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। टू कॉइल्स रिक्वायर 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रेस्पेक्टिव टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली टू द सेम सोर्स। अब यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारे पास दो रेसिस्टेंस हैं। एक रेसिस्टेंस तो ये है, दिस वन R1, और इसको सेम सोर्स से कनेक्ट किया गया है। और ऐसे ही यहाँ पर एक और सोर्स है, मतलब मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कनेक्टेड टू द दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर आपने इनको सेम सोर्स कनेक्ट किया यानी कि इसमें से जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। इसका मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग कि आपने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कनेक्ट किया है, सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस है। ठीक है, सोर्स का मतलब होता है वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस भी जो नीचे वाला जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज वी ही है। If they are connected in parallel arrangement to the same source, the time required to produce same amount of heat by a combination of coils। थर्ड कंडीशन में आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास एक थर्ड केस है जिसमें आपके पास जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस है। और इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है उन्होंने सेम किया गया है, यानी कि दे आर इन पैरेलल। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए आर इक्विवेलेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाई, मतलब R equivalent should be such that 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। यानी कि यहाँ पर इस वाले केस में जो R equivalent होगा that will be equal to R1 R2 अपॉन R1 plus R2। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ये डायग्राम तो अपन ने समझ लिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉइल रिक्वायर्स 20 मिनट्स एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड कनेक्टेड टू सप्लाई टू द सेम सोर्स। तो यहाँ पर जो अगर हीट इससे प्रोड्यूस होती है H1, वो होगी वी स्क्वायर, क्योंकि सेम वोल्टेज है तो वी स्क्वायर बाई R1 इंटू 20 मिनट्स। और अगर दूसरे वाले केस में अगर हीट प्रोड्यूस हुई तो दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R2 इंटू 60 मिनट्स में प्रोड्यूस हो रही है तो ये 60 मिनट्स हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि H1 इज इक्वल टू H2। तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में होगा वी स्क्वायर बाई R1 इंटू 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R2 इंटू 60। वी स्क्वायर कैंसिल कर दो तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये आपके पास एक कंडीशन होगी जिसको आप यूज करोगे सॉल्व करने में नेक्स्ट आगे। अभी यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। अब इस वाले केस में जब पैरेलली आपने इसको कनेक्ट किया है, तो पैरेलल कनेक्ट किया दोनों रेसिस्टेंस को, तो उसके केस में भी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सेम हो रही है।
इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं ये लोग कि वी स्क्वायर बाई आर वन इंटू 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टू, वी स्क्वायर बाई आर टू इंटू 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट इंटू डेल्टा टी, ये यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी एक रिलेशन ले लो, या तो इस R1 वाली ले लो या फिर R2 वाली ले लो। मैं R2 वाली ले लेता हूँ। तो ये वी स्क्वायर बाई आर टू इंटू 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा टी करोगे आप, वी स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर R2 कैंसिल हो गया, तो R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू 60 इज इक्वल टू डेल्टा टी, मीनिंग 60 अपॉन 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू 60 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आएगी 60 अपॉन 1 प्लस 3, यानी कि 60 अपॉन 4 15, यानी कि 15 मिनट्स में आपका जो नेक्स्ट ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल है उसको जो टाइम लगेगा सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने में वो 15 मिनट्स होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आया हो तो आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question is, the intensity of light from a bulb incident on a surface is 0.22 watt per meter square. The amplitude of magnetic field in the light wave is what? ये permittivity of the vacuum दिया हुआ है, speed of light in vacuum दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बैक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें ये फॉर्मूला पता होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, where epsilon naught is the permittivity of the vacuum and E naught is the electric field of the wave। अब यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि E नॉट बाई बी नॉट, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होती है। बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी टफ। सी स्पीड ऑफ लाइट है। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि I बाई सी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सी बी नॉट होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको चीज़ें बस सब कुछ दी हुई है, बस पुट करना है। आई इंटेंसिटी की वैल्यू 0.22 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू हाफ इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 8.85 इंटू 10⁻−12 इंटू 3 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर इंटू बी नॉट स्क्वायर। आपको यहाँ बी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.22 इंटू 2 अपॉन 8.85 इंटू 927 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻12, ये हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करके जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, बी नॉट इज इक्वल टू 0.44 अपॉन 8.85 इंटू 27 इंटू 10⁻−12, जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जब इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 43, बी नॉट की वैल्यू आएगी 43 इंटू 10⁻−9। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं 10⁻6 मल्टीप्लाई करूँगा और ये बन जाएगा 10⁻12 10⁻18। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 43 आएगी, 43 इंटू 10⁻9, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट जो वैल्यू है बी नॉट की, जो डैश में दी हुई है, ये 43 होना चाहिए।
ओके, तो 43 इज योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज एज पर द गिवन फिगर टू प्लेट्स ए एंड बी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड 2k आर जॉइंट टुगेदर। ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2k। टू फॉर्म ए कंपाउंड प्लेट है, कितने सारे प्लेट्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया जो है इनका, एरिया आपको गिवन है दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका भी है, सेम इसका है। ईच प्लेट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड प्लेट इज दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, हमें इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। अब यहाँ पर आप ना इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर टी अज्यूम कर सकते हैं। तो मेथड 1 क्या होता है सॉल्यूशन में, मेथड, दोनों मेथड आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मेथड 1 होता है कि आप बेसिक तरीके से जाएं। बेसिक तरीका क्या है, बिकॉज वी नो दैट जो अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ से एंटर हो रही है और जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से जाएगी और अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम जो यहाँ से जाएगी वो तीनों सेम होंगी। तो इसलिए डी क्यू बाई डी टी हम ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू 100 माइनस टी एल बाई L1। इस L1 अगर हम इसको मानते हैं, L2 इसको मानते हैं, तो इज ऑल्सो इक्वल टू 2k इंटू ए, क्योंकि एरिया सेम है दोनों में, इंटू टी माइनस 0 अपॉन L2। ये या तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इस, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर आपने माना है, अज्यूम किया है कि आपके पास एक थर्ड ऐसा है जिसका एरिया सेम है और इसकी लेंथ टोटल इतनी है, एरिया इतना है जितना गिवन है और लेंथ इतनी है जितनी आपको, यानी कि इन दोनों का सम होगा, यानी 4 + 2 6.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो उसके केस में के इक्विवेलेंट क्या होगा आपको वो निकालना है, जिसके बीच में डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। तो दिस विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू ए इंटू 100 माइनस 0 अपॉन L1 प्लस L2। ये तो एक वे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर L1 और L2 की वैल्यू डाल देता हूँ अगर, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 इज इक्वल टू 2.5 एंड दिस इज 6.5। तो मैं इन दो आपस में इनको इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और फिर पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को, इसको और इसको, और फिर उसके बाद टी की वैल्यू निकालूंगा और फिर किसी भी इन दोनों इक्वेशन को, किसी भी इन दोनों में से एक इक्वेशन को यूज करके सेकंड से उसको सॉल्व कर लूंगा और बाकी के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लूंगा। पहला मेथड तो है ये। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है मेथड 2, जो कि शॉर्ट होता है, जो कि मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ अपने, कि इसको आप समझ सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली में ये आपका रेसिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो इसके बाद इसको। तो ये जो सेटअप हो जाता है, दिस सेटअप एग्जैक्टली बिकम्स व्हाट, दिस सेटअप जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेटअप बन जाएगा, ये L1 है, ये L2 है, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। तो इस सेटअप को आप बिल्कुल ऐसे रख सकते हो कि एक का रेसिस्टेंस है R1 और दूसरे का रेसिस्टेंस है R2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइम मुझे ड्रॉ करने में लग जा रहा है, कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। ये रेसिस्टेंस वाला मेथड होता है। तो इसका जो रेसिस्टेंस है और इसका रेसिस्टेंस R2 है, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो रहा है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये जो रेसिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है। इसका जो रेसिस्टेंस होता है R1 दैट इज गिवन बाई L1 बाई K1 A1 और R2 जो होता है दैट इज गिवन बाई L2 बाई K2 होता है। ये रेसिस्टेंस वाला मेथड है, मतलब कंपेयरिंग दिस विद ए, मतलब इसको हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज सेम एज द रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस मेथड अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेथड 1 को आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको
इक्वलेंट मतलब हमने एक स्लैब से कन्वर्ट किया है, मतलब इस वाली स्लैब से, तो हम इसको इक्वलेंटली क्या करेंगे कि हम इससे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा रहे हैं विच इज इक्वलेंट रेसिस्टेंस, और इस इक्वलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू R1 R2 by R1 plus R2। ठीक है, ये तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये विच इज, और या फिर दिस इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 plus L2 बाई के इक्वलेंट इंटू ए। तो सॉरी, ये पैरेलल में नहीं ना, सीरीज में है, तो R1 plus R2 ऐसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से जो आपकी जो इन इस तरीके से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R1 plus R2 is equal to R equivalent which is equal to L1 by K1 into A1 plus L2 by K2 into A2 is equal to L1 plus L2 by K equivalent into A। अब यहाँ पर A1 is equal to A2 is equal to A है, और K1 is equal to K है, और K2 is equal to 2K है। L1 की वैल्यू हमें पता है, L2 की वैल्यू पता है, तो आप बस को वैल्यू पुट करोगे विच इज इक्वल टू 4/K1 is K into A plus 2.5 by 2K into A is equal to 4 plus 2.5 by K equivalent into A कैंसिल कर दो, और के मतलब के बाहर निकाल दो, तो आपके पास आएगा 1/K इंटू 4 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 6.5 बाई के इक्वलेंट। तो के इक्वलेंट की जो वैल्यू आ गई, के इक्वलेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 6.5 के अपॉन 5.25। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस, क्या दिया हमने, हाँ, तो 1+5/21 इंटू के लिख सकते हो आप इसको। तो के इक्वलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी, के इक्वलेंट विल बी इक्वल टू दिस, और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे 1+5/अल्फा इंटू के से, तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 21। सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपके ऊपर है, आप किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इससे भी सही है, और ऊपर वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आपका करेक्ट ही आंसर आएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A body is performing simple harmonic motion with an amplitude of 10 centimeter. The velocity of body was tripled by the air jet when it is at 5 centimeter from its mean position. The new amplitude of vibration is कितना। हमें पता होता है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनिशियली जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है इनिशियली। The velocity of body was tripled by the air jet when it is at 5 centimeter from my mean position। मतलब जब ये 5 सेंटीमीटर पे होती है बॉडी, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ट्रिपल हो जाती है। मतलब ये मीन पोजीशन है, तो 5 सेंटीमीटर पे होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ट्रिपल हो जाती है, 3v। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि 3 टाइम्स दिस वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर एट एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर सेम वेलोसिटी रहती है ओमेगा, तो उसके केस में न्यू एम्पलीट्यूड क्या होता है ये पूछा गया है हमसे, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 ओमेगा रूट ओवर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दो तो 9 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 9 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 9 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 स्क्वायर, 900 माइनस 200, 700। तो ए की वैल्यू आपकी हो गई रूट ओवर 700, तो एक्स की वैल्यू 700 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था बहुत। 25th question, the variation of applied potential and current flowing through a given wire is shown in the figure. The length of the wire is itni, the diameter of wire is 2.4 centimeter, the resistance of wire is we have to find। अब इस वाली डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल है और करंट दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर क्या है, ये y इज इक्वल टू mx वाली इक्वेशन है, लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, y इज इक्वल टू mx वाली इक्वेशन है, और इसमें y बाई एक्स इज इक्वल टू m होता है। तो यहाँ पर क्या है, और हमें ये भी पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर, यानी कि v बाई आई इज इक्वल टू r होगा। यानी कि ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है 1045, वो हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है, विच इज 1045 1, यानी कि 1 ओम। ये रेसिस्टेंस है हमारा। अब आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। हमें पता होता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये बेसिक इक्वेशन है रेसिस्टिविटी की। 1 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रो की वैल्यू हमें निकालनी है, लेंथ इज 31.4 सेंटीमीटर। मैं इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि हमें ओम सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, और एरिया इज पाई, डायमीटर इज 2.4, तो रेडियस 1.2 हो जाएगा, 1.2 स्क्वायर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। तो रो की वैल्यू जो होगी आपकी वो पाई इंटू 1.2 होल स्क्वायर अपॉन 31.4 ओम सेंटीमीटर में आएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इसको जब सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻⁻1 ओम सेंटीमीटर। हमें 10⁻³ दिया हुआ है, यानी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 144 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू हो गई। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, उसके आंसर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 144, एक्स शुड बी 144। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट question number 26, 300 calorie of heat is given to a heat engine and it rejects 225 calorie of heat. If source temperature is 227 degree Celsius, the temperature will sink. अब किसी भी हीट इंजन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, अगर यहाँ पर आपके पास इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है Q1, और अगर ये हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2, और इसका जो सिंक का जो टेम्परेचर है वो है T2, और सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है T1, तो उसके केस में जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन। इसमें अगर और ये वर्क रन कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है W टोटल, तो उसके केस में जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q1 is also equal to 1 minus T2 by T1। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अब वर्क, टोटल वर्क 300 कैलोरी हीट इज गिवन टू द हीट इंजन, यानी कि हमें Q1 दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू 300 कैलोरी,
एंड रिजेक्ट्स, और हमें दिया हुआ है Q2, Q2 इज 225 कैलोरी ऑफ हीट। हमें पता होता है कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 भी होता है इसमें हीट इंजन में, तो 300 माइनस 225 विच इज इक्वल टू 75 कैलोरी, ये आपका वर्क डन हो गया। और हमें सोर्स का जो टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 227 प्लस 273 इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो यहाँ पर हम डालेंगे एफिशिएंसी के ऊपर वाले फॉर्मूले में 75 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 हमें निकालना है, T1 की वैल्यू हमें 500 दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 75 अपॉन 300 इंटू 500 इज इक्वल टू T2, तो T2 इज इक्वल टू 225 अपॉन 300 इंटू 500, T2 इज इक्वल टू 75 इंटू 5 375 केल्विन। तो 375 केल्विन, इसको आप अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो T2 इज इक्वल टू 375 माइनस 273 कर लो, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 102 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर है। दिस शुड बी योर आंसर। ये आपका सिंक का टेम्परेचर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Root T1 and root T2 are the impact parameter corresponding to scattering angle 60 degree and 90 degree respectively when alpha particle is approaching gold nucleus for D1 is equal to x T2 the value of x will be। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल में जो रिलेशन होता है वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ द थीटा बाई टू वेयर कॉट ऑफ थीटा बाई टू वेयर थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। अभी तक बहुत दिनों से ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं था जेई में, लेकिन इस बार पूछ लिया गया है। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ये याद नहीं किया होगा आपने तो आपको पता नहीं होगा तो कर नहीं पाओगे आप। इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रूट D1 इज ई प्रोपोर्शनल टू पहले वाले केस में क्योंकि 60 डिग्री एंगल है तो कॉट ऑफ 60/2 हो जाएगा, और दूसरे वाले केस में रूट D2 इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ 90/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट D1 इज प्रोपोर्शनल टू कॉट 30 विच इज इक्वल टू रूट 3 एंड रूट D2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉट 45 विच इज 1। तो D1/D2 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि 3, सो रूट 3, तो D1/D2 विल बी इक्वल टू 3। अब गिवन है कि D1 इज इक्वल टू x T2, यानी कि x की वैल्यू आपके पास हो गई 3। अब ये इतना सा सॉल्यूशन था इसका। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स सभी शिफ्टों में इजी आ रही है, तो इसके क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चन को आप 45 मिनट्स में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको फोकस करना चाहिए मैथ्स पर, क्योंकि मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर होगा अगर आपको अच्छी एनआईटी लेनी है। और अच्छी एनआईटी लाने के लिए आपको मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि आपका केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वो बेसिकली 1 आवर 45 मिनट्स में अगर कंप्लीट हो जाता है, जो कि मुश्किल नहीं है, आसान है वो करना। तो आपको 1 आवर 15 मिनट्स मिलेगा, टाइम मिलेगा मैथ्स के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। सब पूरा कंप्लीट पेपर कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चंस टफ नहीं आ रहे मैथ्स के भी, लेकिन लेंथी है, तो इसलिए आपको फिजिक्स इजी है, बेहद इजी, और केमिस्ट्री भी इजी है, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कवर करना पड़ेगा बहुत। तो अगर आपको अच्छी एनआईटीज चाहिए तो जो 200 प्लस स्कोर पे मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ट्रांजिस्टर यूज इन एम्पलीफायर सर्किट इन कॉमन एमीटर मोड है ये, इफ द बेस करंट चेंजेस बाय 100 माइक्रो एम्पियर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा IB,
चेंज इन बेस करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻4 एम्पियर एंड ब्रिंग्स अ चेंज ऑफ 110 मिली एम्पियर इन कलेक्टर करंट यानी कि डेल्टा आई सी इज गिवन टू बी इक्वल टू 10⁻⁻2 एम्पियर. लोड रेसिस्टेंस इज 2 किलो ओम यानी कि आर नॉट इज 2 किलो ओम विच इज 2 इंटू, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻3. और इनपुट रेसिस्टेंस इज 1 किलो ओम, ये 1 इंटू 10⁻3 ओम. द वैल्यू ऑफ पावर गेन is given to be equal to x into 10⁻4. तो पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर गेन इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी होल स्क्वायर इंटू, कॉमन एमीटर है ये, तो कलेक्टर का साइड जो होगा वो आउटपुट वाला साइड होगा और बेस वाला जो साइड होगा वो इनपुट साइड होगा. तो आर नॉट अपॉन आर आई, ये इनपुट और आउटपुट दिए हुए हैं. तो यहाँ पर डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी हम डाल देते हैं 10⁻⁻2 बाई 10⁻⁻4 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻3. दिस इज इक्वल टू x इंटू 10⁻4. तो ये x इंटू 10⁻4 की वैल्यू हो गई 10⁻4 इंटू 2, तो x की वैल्यू हो गई 2. वेरी इजी क्वेश्चन. बस इसमें आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि पावर गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. तो आपकी x की वैल्यू 2 आएगी. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब चलते हैं 29 पर. ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लोब ऑफ डायमीटर इतना. इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है यानी कि ये जो डिस्टेंस है, this total distance is given to be equal to 30 centimeter. Effective index का 50 centimeter 1.5 है. Distance of the from the center of the blue at which the beam of light can converge. अब इसमें आपसे सेंटर से पूछा है, ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से पूछ रहा है कि सेंटर से किस डिस्टेंस पर ये कन्वर्ज करेगा. तो आपको यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पर है, यानी कि आप यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. इसका जो रेडियस है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. द रेडियस ऑफ दिस सरफेस इज 15 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली रेडियस ऑफ दिस सेंटीमीटर इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर. तो म्यू टू बाई फॉर्मूला क्या आप यूज करेंगे? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. साइन कन्वेंशन के साथ लाइट हमारी लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, राइट वाला डायरेक्शन पोल से. तो यहाँ पर 1.5 अपॉन वी, सपोज मैं इसको इधर से मेरा पहली जो इमेज बनती है विच इज जो कि ऐसे बनेगी, तो पहली इमेज मेरी I1 बनी. और पहली इमेज का जो डिस्टेंस अगर मैं मान लेते हैं, पहली इमेज का जो डिस्टेंस है ये V1 है. V ठीक है, V1. अब ये जो V1 ये V1 है, मतलब V मान लिया हमने. V2 बाई वी माइनस यू तो इन्फिनिटी पर था तो ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस. यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट से राइट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 15 सेंटीमीटर. तो V की वैल्यू क्या होगी? 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 15. V की वैल्यू होगी 15 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2. तो ये 45 सेंटीमीटर पर बन रहा है पहला, यानी कि ये 45 सेंटीमीटर पर है. अब आते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन. सेकेंड, इस पोल से देखा जाए तो दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. वी की वैल्यू हमारी 45 सेंटीमीटर आई है. तो पहली जो इमेज होगी, पहली इमेज अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर 15 सेंटीमीटर पोल से, है ना, क्योंकि 30 माइनस 45 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. अब सेकंड वाले सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन निकालते हैं. सेकंड, तो यहाँ पर क्या होगा? 1
अपॉन 30, 15 माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस 15, सिंपलीफाई कर लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे, है ना। डिस्टेंस एक्स अपन ये वाला मान लेते हैं, ये डिस्टेंस एक्स है, तो 1/x माइनस 1.5 अपॉन यू की वैल्यू पोल से 15 सेंटीमीटर विच इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन आर। अब आर यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट की साइड में है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, तो -15 सेंटीमीटर, यानी कि 1/x माइनस 3/2 इंटू 15 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5 अपॉन -15 कैंसिल कर दो, तो 1/x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 15 प्लस 1/2 इंटू 15, ये 2/15 होगा, तो 1/x इज इक्वल टू 3 + 1 इज 4, 4/2 इज 2, 2/15, तो x की वैल्यू होगी 15/2। और अगर सेंटर से पूछा जाए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब, तो सेंटर ऑफ द ग्लोब जो होगा उसकी जो डिस्टेंस, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो होगा आपका 15/2 इज 7.5, तो 15 + 17.5, ये रेडियस 15 डिस्टेंस है, ये 15 डिस्टेंस है, तो 15 + 7.5 इज इक्वल टू 22.5, तो 22.5 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इन्होंने पूछा है एमएम में, तो इसको आपको सेंटीमीटर को आपको एमएम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए 225 mm, ये आंसर होगा 225 mm। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, क्योंकि एमएम में पूछा है, तो 225 हो, 225 लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया 29। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Last question, this question appears to be very easy. For the network shown below, the value of VB minus VA. अब पहले तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो करंट निकाल लो। करंट इस सर्किट में क्या होगा, 15/1 + 2, दिस इज इक्वल टू करंट, तो 15/3 यानी कि 5 एम्पियर आपका करंट हो गया। अब आपको VA माइनस VB निकालना है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगाओ, VA + 15 माइनस 1 इंटू आई इज इक्वल टू VB, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 15 माइनस आई विच इज 15 माइनस 5, तो 10 वोल्ट, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, ये तो मुझे लगता है सिर्फ चेक करने के लिए दिया गया था कि आपको आता है कि नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही क्वेश्चन देते रहे, क्योंकि जब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा उसमें भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप सोते सोते भी सॉल्व कर लोगे। तो ये जो क्वेश्चन हैं, फिजिक्स बहुत इजी आया है इस 29 जून शिफ्ट का, और केमिस्ट्री भी इजी आया था। मैथमेटिक्स इजी था लेकिन लेंथियर था, तो इसलिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, स्ट्रैटेजी आपके आने वाले पेपर्स में भी होनी चाहिए कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसको आप कवर करें 1.5 आवर में, 1 आवर 45 मिनट्स में, और बचा हुआ जो टाइम है मैथमेटिक्स के लिए वो आप कैसे करोगे, वो आपका 1 आवर 15 मिनट्स में करो, तो ये टोटल मिला के 3 आवर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तब आप आराम से एनआईटी, आपको एनआईटी लेने से कोई रोक नहीं सकता, टॉप एनआईटीज। ठीक है, तो ओके फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कंटिन्यूसली वीडियोस चाहिए, पूरे कोर्स की वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, तो मैं उसी तरह से आपको इस तरह के वीडियोस देता रहूँगा आपको। और आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप पर्सनली कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं।
प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन में डिले मत करो, क्योंकि प्रिपरेशन जितना डिले करोगे उतना ही आप लेट होते जाओगे कंपटीशन में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।